कंट्रोल सिस्टम की ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने टाइम रिस्पॉन्स के फोर्स रिस्पॉन्स और नेचुरल रिस्पॉन्स के बारे में डिस्कस किया था। उसमें हमने देखा था कि जो फोर्स रिस्पॉन्स है वो इनपुट के कारण उत्पन्न होता है और नेचुरल रिस्पॉन्स जो है वो ट्रांसफर फंक्शंस के पोल्स के कारण उत्पन्न होता है। ओके, सो उसी से रिलेटेड कुछ आज का टॉपिक है टाइम रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम। जिस प्रकार हमने फोर्स रिस्पॉन्स और नेचुरल रिस्पॉन्स को स्टडी किया था, उसको हमने टाइम रिस्पॉन्स के कंपोनेंट की तरह कंसीडर करके स्टडी किया था। लेकिन आज हम बात करेंगे जो ओवरऑल टाइम रिस्पॉन्स होता है वो अपने पूरे रिस्पॉन्स के दौरान कुछ समय तक के लिए एक अलग कैटेगरी में आता है वो रिस्पॉन्स, और उस समय के बाद वो एक अलग कैटेगरी में वो रिस्पॉन्स को काउंट किया जाता है। सो बेसिकली जो टाइम रिस्पॉन्स होता है वो है, यदि आपका कोई इनपुट है, मान लीजिए एक इनपुट है, इनपुट इक्वल्स टू यूटी लिया है आपने, यूनिट स्टेप फंक्शन। यदि इनपुट किसी सिस्टम में दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर यूनिट स्टेप इनपुट, और आउटपुट में समय t के साथ परिवर्तन हो रहा है, मीन्स इनपुट आपने एक सिस्टम को दे दिया। इसको इस तरीके से समझ लीजिए, एक सिस्टम है आपका, दिस इज सिस्टम, एक इनपुट है, इनपुट आप कुछ भी दे दीजिए, हमारे केस में हमने यूटी दिया हुआ है, और यहाँ पर हमारा आउटपुट है। आउटपुट हम जनरली सीटी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं टाइम डोमेन में। अगर ये आउटपुट समय के साथ साथ चेंज हो रहा है तो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स तो दे ही रहा होगा कि किस तरीके से चेंज हो रहा है। तो जो भी वेरिएशन हमें प्राप्त हो रहे हैं इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए, उसे उस सिस्टम का टाइम रिस्पॉन्स कहते हैं। ओके, सो जो भी हमें चेंजेस प्राप्त होंगे सिस्टम के रिस्पॉन्स में समय के साथ साथ, उसे हम उस सिस्टम का टाइम रिस्पॉन्स कहते हैं। टाइम रिस्पॉन्स जो हैं बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, या टू फॉर्म्स ऑफ टाइम रिस्पॉन्स। टाइम रिस्पॉन्स के पार्ट, जो हमारा टाइम रिस्पॉन्स है उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट्स है उसको हम कहते हैं ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। अब ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स क्या होता है? जैसे कि जब हमने किसी सिस्टम को, इस सिस्टम की बात कर रहे हैं, कोई इनपुट दिया हुआ है और सिस्टम में समय के साथ साथ कुछ परिवर्तन हो रहा है, लेकिन ये जो परिवर्तन होता है सिस्टम के आउटपुट में वो एक समय तक ही होता है, और उसके बाद जो परिवर्तन है वो कंसिडरेबल नहीं रहता है। होता भी है तो वो नगण्य होता है या बिल्कुल नहीं होता है। अगर हम एक एग्जाम्पल लें अंडर डैम्ड सिस्टम्स का, अंडर डैम्ड सिस्टम में कुछ इस तरीके का हमको रिस्पॉन्स प्राप्त होता है। इस तरीके का रिस्पॉन्स क्या है? ये
Ct है और ये T है। तो हम देख रहे हैं जैसा कि हमने पहले डेफिनेशन बताया था कि समय के साथ आउटपुट में परिवर्तन हो रहा है। इसको हमने क्या कहा था? इसको हमने कहा था टाइम रिस्पॉन्स। इसे हम टाइम रिस्पॉन्स कहेंगे। लेकिन अब बात आ गई कि ये टाइम रिस्पॉन्स तो है, लेकिन ये टाइम रिस्पॉन्स को हम कहाँ तक ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स मानेंगे? तो इसको ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स के लिए मैं आपको बता दूं कि जहां तक टी के साथ बढ़ने तक इस आउटपुट में परिवर्तन हो रहा है, जैसे टी इंक्रीज कर रहा है, आउटपुट देखिए चेंज हो रहा है, ऊपर फिर नीचे, ऊपर नीचे नीचे, यहाँ कहीं जाके ये आउटपुट हमें स्टेबल सा होता दिख रहा है, यहाँ कहीं तक ये मान लीजिए, ये वो पॉइंट मान लीजिए। यहाँ के बाद जो है हमारा जो आउटपुट है Ct, वो टाइम के आगे बढ़ने के बाद भी, टाइम को बढ़ाने के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, या जो भी परिवर्तन हो रहा है वो नगण्य हो रहा है, नेग्लिजिबल है। सो ये टाइम रिस्पॉन्स जब तक कि आउटपुट टाइम t के साथ परिवर्तित होता रहता है, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। तो हमारा जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है वो यहाँ से लेके यहाँ तक, इस चित्र की बात करें, इस डॉट से लेके इस डॉट तक। ओके, सो ये है आपका ओवरऑल ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स की एक खास बात ये होती है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स में यदि t बहुत बड़ा हो जाए, t बहुत अधिक का मतलब मान लीजिए इन्फिनिटी हो जाए, तो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। समझ रहे हैं? मीन्स जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है हमारा, वो t की कुछ वैल्यू तक ही एग्जिस्ट करता है। वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, लेकिन अगर हम t को इन्फिनिटी तक लेके चले जाएं तो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स डेफिनेटली 0 हो जाएगा, क्योंकि ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स सिर्फ कुछ समय तक के लिए ही रहता है। उसके बाद जब स्टेडी स्टेट आ जाती है तो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स शून्य हो जाता है। ओके, सो ये था आपका ओवरऑल ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स के बारे में। अगला जो पार्ट है इसका टाइम रिस्पॉन्स का, वो दूसरा पार्ट को हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। ओके, सो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स को हम कैसे समझेंगे? स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स को हम ऐसे समझेंगे कि जो भी हमारा टाइम रिस्पॉन्स होता है, ये तो हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है, इसी पर ही स्टडी करते हैं। XYZ कुछ भी हमारा टाइम रिस्पॉन्स हो, तो जो टाइम रिस्पॉन्स होता है हमारा, उसका जो पार्ट होता है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, वो t की अधिक वैल्यू के लिए शून्य हो जाता है। ठीक है, अधिक वैल्यू जरूरी नहीं है कि इन्फिनिटी हो, अधिक वैल्यू बहुत अधिक भी हो सकती है, लाइक t is equal to 1000 सेकेंड, t is equal to 10,000 सेकेंड, लाइक दैट। ठीक है, सो इन्फिनिटी तो आइडियली है ही कि अगर t इन्फिनिटी हो गया तो टाइम ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स 0 होना ही है, लेकिन हमारा t अगर इन्फिनिटी नहीं हो रहा है तो कुछ सिस्टम ऐसे भी हैं जो कि t की बहुत बड़ी वैल्यू के लिए, t is equal to 1000 सेकेंड, 10,000 सेकेंड, 1 लाख सेकेंड, इनके लिए जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है वो 0 हो जाते हैं। ओके, सो ऐसी स्थिति में किस स्थिति में, जबकि t हमारा बहुत अधिक है और हमारा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स 0 हो गया है, फिर भी हमारा टाइम रिस्पॉन्स कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, सो ये जो टाइम रिस्पॉन्स
जो कि ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स के बाद भी हमें शो होता है, इसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स के दौरान जो हमारा आउटपुट है, सीटी है, वो अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करता है या बहुत ही नगण्य चेंज करता है। ठीक है, सो इस पॉइंट के बाद से जो हमारा रिस्पॉन्स होता है, इसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। ओके, यहाँ से यहाँ तक, जहां तक भी ये रिस्पॉन्स जा रहा है, और एक प्रकार का रिस्पॉन्स आपका यहाँ तक होता है। सो ये है ऑल अबाउट हमारा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। सो ओवरऑल हम अगर रिस्पॉन्स को लिखना चाहें तो जो हमारा सीटी होता है, सीटी इक्वल्स टू क्या है आपका, टाइम रिस्पॉन्स। टाइम रिस्पॉन्स, टाइम रिस्पॉन्स इक्वल्स टू ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। ट्रांजिएंट टीआर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को। ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स प्लस स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। ओके, ये बात आप याद रखिएगा। ओवरऑल रिस्पॉन्स को हम हमेशा सीटी से रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को सीटीआर से रिप्रेजेंट कर देंगे, और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स को हम सीएसएस से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो ये था ऑल अबाउट ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एंड स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। तो अब इसके बाद सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के कुछ पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं अंडर डैम्प्ड सिस्टम्स का ही, और उसी में काफी पैरामीटर को भी डिस्कस करते हैं। मान लीजिए हमारा ये जो रिस्पॉन्स आपके सामने शो हो रहा है, ये एक अंडर डैम्प्ड रिस्पॉन्स है। अंडर डैम्प्ड रिस्पॉन्स। ओके, ये हम बाकी पैरामीटर्स को समझने के लिए ले रहे हैं। और एक सिस्टम है जिसमें हमारा जो इनपुट है वो एक यूनिट स्टेप इनपुट है। तो यूनिट स्टेप इनपुट है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, आपकी 1 होगी। तो उस 1 वैल्यू को मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, 1 वैल्यू लाइक दिस, हियर इट इज 1। ओके, ये हमारा इनपुट है और डिजायर्ड आउटपुट भी है। ठीक है, सो इस अंडर डैम्प्ड सिस्टम से जुड़ी कई डेफिनेशंस हैं जो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें से कई डेफिनेशंस को हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में भी पढ़ा था, और जो डेफिनेशन हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में पढ़ी थी, कुछ डेफिनेशन बिल्कुल मिलती जुलती होंगी। सो इसमें पहले शुरू करते हैं, सबसे पहले डिले टाइम से। ओके, डिले टाइम, डिले टाइम, डिले टाइम को हम टी डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी डेफिनेशन सुन लीजिए। डिले टाइम वह समय है जब किसी सिस्टम का टाइम रिस्पॉन्स, किसी सिस्टम का टाइम रिस्पॉन्स अपनी फाइनल वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1, फाइनल वैल्यू के 50% तक पहुंच जाता है। फाइनल वैल्यू हमारी 1 है, मान लीजिए यहाँ पर 50% होगा तो इसका 50% मीन्स 0.5। तो 0.5 तक पहुंचने में इस सिस्टम को जितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा ये हम देख लेते हैं। ये देखिए, डिले टाइम वह समय है जब सिस्टम रिस्पॉन्स अपनी फाइनल वैल्यू के 50% तक पहुंच जाता है। तो 0 से
50% तक पहुंचने में जो समय लगा उसको हम बोलेंगे डिले टाइम। डिले टाइम के बाद अगली डेफिनेशन आती है राइज टाइम की। राइज टाइम, ओके। राइज टाइम हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में भी पढ़ा था, इसको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो जो डेफिनेशन फर्स्ट ऑर्डर में थी वही यहाँ पर है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। किसी सिस्टम रिस्पॉन्स का फाइनल वैल्यू के 10% से 90% तक, 10% मान लीजिए रिस्पॉन्स, ओवरऑल रिस्पॉन्स तो ये है, यहाँ तक है फाइनल वैल्यू, इसके 10% से, ये 10% आ गया आपका यहाँ पर, 10% से 90% तक, 90% आपका ये 90% पहुंचने में इतना समय लगा। तो 10% से 90% तक पहुंचने में जो समय लगा, ये देखिए इन बिंदुओं को मैं अलग पेन से दिखा दे रहा हूँ। इस बिंदु से इस बिंदु के बीच का समय, इस बिंदु से इस बिंदु के बीच का समय को हम बोलेंगे राइज टाइम, टीआर से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर से मैं बोल देता हूं कि किसी सिस्टम रिस्पॉन्स को फाइनल वैल्यू के 10% से 90% तक पहुंचने में जो समय लगता है उसको हम उस सिस्टम का राइज टाइम कहते हैं। ओके स्टूडेंट, अगली डेफिनेशन है सेटलिंग टाइम। सेटलिंग टाइम, सेटलिंग टाइम को भी हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में पढ़ा हुआ था, तो इसको टीएस से रिप्रेजेंट करते हैं। सेटलिंग टाइम के लिए हमको दो लाइन और ड्रॉ करनी पड़ेंगी। ये जो हमारी फाइनल वैल्यू है इसका कुछ परसेंट मीन्स 2% लाइक दिस, एंड 2% ऊपर भी देख लेते हैं। ये दो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेंगी। 1 का 2% प्लस माइनस 2%, ये हमने दो लाइन ड्रॉ कर ली। ये लाइन जो है 1 का 2% है, नीचे वाली लाइन जो है, और जो ऊपर वाली लाइन है वो भी 1 का 2% है। ओके, ये क्यों ड्रॉ की है ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये जो लाइन है आपकी, ये वाली, ये जो है फाइनल वैल्यू का, ये जो सी जो वन हम जो लिख रखे हैं ना, ये बेसिकली सी फाइनल है। सी फाइनल जो है 1 है। अब सी फाइनल वैल्यू के अगर हम 2% प्लस की बात करें तो कितना हो जाएगा 1.02, और सी वैल्यू के अगर हम इसमें से माइनस 2% कर दें तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 0.98। ठीक है, तो ये जो दो लाइन है, एक 0.98 को रिप्रेजेंट कर रही है और एक जो है 1.02 को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके स्टूडेंट, सो ये क्यों ड्रॉ की गई है इसके लिए मैं बता देता हूँ। क्योंकि सेटलिंग टाइम के बारे में हम बात कर रहे हैं। सेटलिंग टाइम वह समय है, सेटलिंग टाइम वह समय है जब सिस्टम रिस्पॉन्स फाइनल वैल्यू के, फाइनल वैल्यू ये जो है फाइनल वैल्यू के 2% रेंज में पहुंच जाता है, 2% रेंज में पहुंच जाता है और वहीं स्टे करता है। लाइक जैसे हमारा सिस्टम यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ पर मूव करता रहा, ये मूव करता रहा, हमारी फाइनल वैल्यू कौन सी है, फाइनल लाइन में अलग रेड पेन से बना दे रहा हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। ये जो रेड लाइन में बना रहा हूँ ये है हमारी फाइनल वैल्यू। अल्टीमेटली सिस्टम को यहाँ पर आना है, तो ये है हमारी फाइनल वैल्यू। सो जब हमारा सिस्टम मूव करना शुरू हुआ यहाँ से यहाँ तक, मूव अप्स एंड डाउन होते रहे, जब अप्स एंड डाउन होते होते हमारा सिस्टम
इस फाइनल वैल्यू के 2% की रेंज में पहुंचेगा और वहीं पर बना रहेगा, तो उस समय को हम बोलेंगे सेटलिंग टाइम। तो सेटलिंग टाइम वह समय है जब सिस्टम रिस्पांस फाइनल वैल्यू के ±2% रेंज में पहुंच जाता है और वहीं पर बना रहता है। ओके, सो ये डेफिनेशन होगी आपके सेटलिंग टाइम की। ओवरऑल डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम सेटलिंग टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे टीएस से, सो यहाँ तक मीन्स जब हमारा रिस्पांस फाइनल वैल्यू के ±2% रेंज में पहुंच गया है, तो 0 से लेके उस बिंदु तक पहुंचने में जो समय लगेगा उसको हम बोलेंगे सेटलिंग टाइम। और सेटलिंग टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो डायरेक्ट फॉर्मूला में लिख देता हूँ, ts इक्वल्स टू 4 जीटा ओमेगा एन। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है आपसे। सेटलिंग टाइम फॉर सेकंड ऑर्डर सिस्टम। ओके, सो अगला पैरामीटर अब देख लेते हैं। अगला पैरामीटर है आपका पीक टाइम। तो पीक टाइम के लिए हम एक नया पेपर ले लें क्या, पीक टाइम के लिए पीक टाइम इसी में कर लेते हैं, पीक टाइम। ओके, सो पीक टाइम को जनरली टीपी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पीक टाइम की डेफिनेशन क्या होती है? पीक टाइम की डेफिनेशन होती है कि सिस्टम रिस्पांस को, ये जो सिस्टम रिस्पांस हमारा जा रहा है, सिस्टम रिस्पांस को पहली पीक या मैक्सिमम पीक, मैक्सिमम वैल्यू, जनरली जो पहली पीक होती है वही सबसे हाईएस्ट पीक होती है। तो सिस्टम रिस्पांस को पहली पीक, जैसे पहला पीक यहाँ पर ये आ गया, पहली पीक या मैक्सिमम पीक, जो कि जनरली पहली पीक होती है, तक पहुंचने में जो समय लगता है, मींस सिस्टम यहाँ से मूव करा और ये पहली पीक तक गया, पहली पीक के बिल्कुल टॉप तक पहुंचा, तो इस दौरान सिस्टम को जितना भी समय लगा होगा उसको हम बोलेंगे पीक टाइम और इसको टी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का जो समय है वो आपका क्या हो गया, पीक टाइम। ओके, तो कोई ज्यादा टफ नहीं, पीक टाइम भी। पीक टाइम वह समय है जबकि सिस्टम रिस्पांस अपनी पहली पीक तक पहुंच जाता है, या सिस्टम रिस्पांस का पहली पीक तक पहुंचने में जो भी समय लगता है उसे उस सिस्टम का पीक टाइम कहते हैं। सो पीक टाइम से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेज हैं, ये मैं आपको डायरेक्टली लिख देता हूँ। डेरिवेशन आपकी सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं डेराइव नहीं करूंगा। पीक टाइम से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है, अगर पीक टाइम आपको कैलकुलेट करना है तो पीक टाइम is given by t is equal to n pi under root omega n under root 1 minus zeta square, जहां n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर n की वैल्यू का स्पेसिफिकेशन है। ठीक है, n की वैल्यू का इंपॉर्टेंस है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। यदि n की वैल्यू 0 है, यहाँ देखिए, यदि n इक्वल्स टू 0, तो वैल्यू पुट कीजिए इस समीकरण में, n इक्वल्स टू 0 तो t इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। समझ गए? इस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। अब मैं बात कर रहा हूं इस पॉइंट की, मूल बिंदु की, ओरिजिन की। यहाँ क्या है, n इक्वल्स टू 0 है और t इक्वल्स टू 0 है, और यह क्या रिप्रेजेंट करता है, यह रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट पॉइंट को, फर्स्ट
पॉइंट ऑफ रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स के फर्स्ट पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है ये कंडीशन। ओके, दूसरी कंडीशन ले लेते हैं। यदि n इक्वल्स टू 1 हो, n इक्वल्स टू अगर 1 होता है तो हमें जो समय प्राप्त होता है उसमें हमको पहली पीक प्राप्त होती है, ये टॉप की पीक प्राप्त होती है। सो n इक्वल्स टू 1 पर हमारा जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ओके, n इक्वल्स टू 1 पर हमें सिस्टम रिस्पांस की पहली पीक प्राप्त होती है और इस स्थिति में इस टाइम को हम पीक टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? पीक टाइम। पीक टाइम नाम याद रखिएगा, पीक टाइम या फर्स्ट ओवरशूट। फर्स्ट ओवरशूट क्लियर है? फर्स्ट ओवरशूट का मतलब पहला ओवरशूट। ओवरशूट का मतलब यहाँ ये समझ लीजिए कि जो कि हमारी फाइनल वैल्यू है उससे भी ऊपर चले जाना। मतलब हमें जाना तो यहाँ था रेड लाइन के पास, लेकिन हमारा रिस्पॉन्स इससे भी ऊपर चला गया, तो इसलिए ये ओवरशूट नाम दिया गया है। तो फर्स्ट ओवरशूट या पीक टाइम, दोनों ही स्थितियों में हमें टीपी कैलकुलेट करना होगा अगर कोई न्यूमेरिकल आता है। और ये कब होता है? जब n की वैल्यू 1 होती है। तो इस पॉइंट पर n की वैल्यू जो हमारी होगी वो 1 होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि n की वैल्यू 2 हो जाए, उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में जो t हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई होल अपॉन ओमेगा n अंडर रूट 1 माइनस सीटा स्क्वायर। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये जो t है ये रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट अंडर शूट। अंडर शूट ये जो फॉर्मूला है अब पीक टाइम का नहीं है, अब ये फॉर्मूला है फर्स्ट अंडर शूट, मतलब दिस वन, n इक्वल्स टू 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छे से समझिएगा कि जो जनरल फॉर्मूला होता है पीक टाइम का वो होता है t इज इक्वल टू n पाई अपॉन ओमेगा n अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ओके, लेकिन जैसे जैसे n की वैल्यू चेंजेस होती है तो ये जो t है वो डिफरेंट बिंदु को रिप्रेजेंट करता है। मींस t इज इक्वल टू 0 था तो यहाँ पर थे हम, t इज इक्वल टू 1 आने पर इस t को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी n इक्वल्स टू 1 आने पर, और जब n इक्वल्स टू 2 आ गया तो फिर से ये रिप्रेजेंट किया है। इसी प्रकार अगर n इक्वल्स टू हम 3 रखते हैं तो फिर ये सेकेंड ओवरशूट को रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज सेकेंड ओवरशूट, दिस इज सेकेंड अंडरशूट। ये ध्यान रखिएगा, कंपटीशन में बहुत आता है ये सब और कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए n इक्वल्स टू 1 पर इसको मैं लिखता हूं फर्स्ट ओवर शूट। फर्स्ट ओवर शूट। n इक्वल्स टू 2 को मैं लिखता हूं फर्स्ट अंडर शूट। ओके, अब आगे कहीं बात आती है कि n इक्वल्स टू 3। अगर n इक्वल्स टू 3 आता है तो यहाँ पर एक्सप्रेशन में आपका क्या हो जाएगा? 3 पाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन n इक्वल्स टू 3 की स्थिति में आप बोलेंगे इसको सेकेंड ओवरशूट। ओके, और अगर यहीं आपका 4 आ जाए, n इक्वल्स टू 4, तो इसको आप बोलेंगे सेकेंड
अंडरशूट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ध्यान रखिएगा। इसी तरह अगर आगे बढ़ते जाते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ओवरशूट या अंडरशूट आप नाम दे सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं परसेंटेज ओवरशूट की। देखिए परसेंटेज ओवरशूट, ये कर्व को मैंने भी हटाया नहीं क्योंकि हमारा जो भी डिस्कशन चलेगा इस कर्व पर ही चलेगा, इसलिए मैं इसको नहीं हटा रहा हूं। तो डिस्कस करते हैं परसेंटेज ओवरशूट। परसेंटेज ओवरशूट को जनरली परसेंटेज ओएस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो परसेंटेज ओवरशूट बेसिकली होता क्या है? तो परसेंटेज ओवरशूट को समझने से पहले हम पहले समझ लें मैक्सिमम ओवरशूट। मैक्सिमम ओवरशूट, ओके। सो मैक्सिमम ओवरशूट क्या होता है? मैक्सिमम ओवरशूट ये होता है कि जैसे हमारी फाइनल वैल्यू है, फाइनल वैल्यू तो हमको पता है कि 1 होनी चाहिए, जो रेड से रिप्रेजेंट की हुई है हमने, फाइनल वैल्यू 1 होना चाहिए। लेकिन जो हमारा सिस्टम रिस्पॉन्स है वो फाइनल वैल्यू से भी ऊपर चला जाता है और फिर लौट के आता है, फिर ऊपर चला जाता है, फिर लौट के आता है। तो जब हमारा सिस्टम रिस्पॉन्स पहली बार में ये हमारी फाइनल वैल्यू से जितना अधिक ऊपर जाता है, जितना भी अधिक ऊपर जा रहा है, यहां से यहां तक की बात हो रही है, यहां से यहां तक की बात, ये देखिए, ये जो मैंने एरो से रिप्रेजेंट कर दिया, हमारा फाइनल वैल्यू तो यहाँ तक था, हम सिस्टम रिस्पांस को यहाँ तक ले जाना चाहते थे, लेकिन हमारा सिस्टम रिस्पांस जंप कर गया, ओवरशूट कर गया इतनी डिस्टेंस से। तो इस चीज को, इस पार्ट्स को हम बोलते हैं मैक्सिमम ओवरशूट। मैक्सिमम ओवरशूट, ओके, समझ में आया? मैक्सिमम ओवरशूट वह भाग है या वह वैल्यू है सीटी की जो जितनी वैल्यू से सीटी अपनी फाइनल वैल्यू के कंपैरिजन में ओवरशूट कर जाता है। उसको फाइनल वैल्यू 1 प्राप्त करनी है लेकिन वो 1 से ज्यादा 1.5 तक पहुंच जाता है, तो 0.5 जो हो गई वो मैक्सिमम ओवरशूट हो गया। किसके लिए? सिस्टम रिस्पॉन्स के लिए। सो मैक्सिमम ओवरशूट को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें लाइक मैक्सिमम ओवरशूट, मैक्सिमम ओवरशूट इसको MP से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल्स टू सीटी की वैल्यू, सीटी की वैल्यू एट पीक टाइम। मींस ये जो है पीक टाइम पर ही तो है, ये है ना, ये जो है किस समय प्राप्त हो रही है हमको, ये हमने पीक टाइम की वैल्यू प्राप्त की थी पीक टाइम पे। तो सीटी की वैल्यू, रिस्पांस की वैल्यू पीक टाइम पे माइनस सी की वैल्यू इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे मीन्स फाइनल वैल्यू पे, क्योंकि t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर हमें स्टेडी स्टेट रिस्पांस प्राप्त हो जाता है, इसलिए सी इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं आप इसको, या सी फाइनल। ठीक है, तो सी फाइनल और सी टीपी के डिफरेंस को हम मैक्सिमम ओवरशूट कहते हैं। ओके, मैक्सिमम ओवरशूट तो हो गया। अब बात करते हैं परसेंटेज ओवरशूट की। परसेंटेज ओवरशूट, परसेंटेज ओवरशूट जनरली जैसे कि नाम इसका कह रहा है, तो परसेंटेज ओवरशूट को परसेंटेज के रूप में निकाला जाता है। सो परसेंटेज ओवरशूट को हम इस तरीके से लिखते हैं। परसेंटेज ओवरशूट को, जैसे अगर हम ओवरशूट को फाइनल वैल्यू के परसेंटेज के रूप में लेते हैं,
या फाइनल वैल्यू से नॉर्मलाइज करते हैं, तो जो भी परसेंटेज हमको प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं परसेंटेज ओवरशूट। ओके, सो ओवरशूट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लाइक पहले हम इसमें थोड़ा संशोधन कर दें तो जैसे ये हमने लिया था सी, टीपी की वैल्यू, टीपी क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ये फर्स्ट पीक होता है ना, तो इसमें सी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, तो हम इसको लिख सकते हैं सी मैक्स, सी की वैल्यू मैक्सिमम माइनस सी की वैल्यू फाइनल। ओके, तो इजी हो जाएगा। तो इसी प्रकार अगर परसेंटेज ओवरशूट की बात करें, परसेंटेज ओवरशूट होता है जो मैक्सिमम ओवरशूट है, मैक्सिमम ओवरशूट की वैल्यू क्या है, सी मैक्स माइनस सी फाइनल। मैक्सिमम ओवरशूट को अगर फाइनल वैल्यू के परसेंटेज के रूप में लेते हैं तो इसको हम बोलते हैं परसेंटेज ओवरशूट, परसेंटेज ओवरशूट। सो ये है परसेंटेज ओवरशूट का फॉर्मूला। अगर हमें सी की मैक्सिमम वैल्यू पता है और सी की फाइनल वैल्यू पता है तो हम परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमने पिछले लेक्चर्स में स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का डेरिवेशन किया था, सिस्टम रिस्पांस का सीटी कैलकुलेट किया था। अगर हम लोग उसको ड्राइव करें, ड्राइव तो हम लोग यहाँ पर नहीं कर रहे, उसके रेफरेंस में अगर हम ओवरशूट का फॉर्मूला लिखना चाहें तो क्या होगा, परसेंटेज ओवरशूट विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन की पावर माइनस जीटा पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू 100। ओके, अगर उस रिस्पेक्ट में हम लेना चाहें सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के जो जनरल एक्सप्रेशन होता है, जनरल एक्सप्रेशन आपको याद होगा, मैं एक बार यहाँ फिर से लिख देता हूँ। जनरल एक्सप्रेशन जो होता है हमने कैलकुलेट किया था, दिस वन ओमेगा एन स्क्वायर होल अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, इस एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ। अगर हमारा सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का स्टैंडर्ड या जनरल एक्सप्रेशन है, तो अगर हम ओवरशूट कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज ओवरशूट कैलकुलेट करते हैं तो उसकी वैल्यू ये आती है। अर्थात अगर हमें डैम्पिंग रेशियो की वैल्यू पता है तो हम इसको कैलकुलेट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सो ये था आपका ओवरशूट और परसेंटेज ओवरशूट। तो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका स्टेडी स्टेट एरर। ओके, स्टेडी स्टेट एरर को भी देख लेते हैं। स्टेडी स्टेट एरर, सो यहाँ लिख देते हैं स्टेडी, इजी है ये भी, स्टेडी स्टेट एरर। स्टेडी स्टेट एरर बेसिकली होती क्या है, इसको पहले हम चित्र से समझ लें। स्टेडी स्टेट एरर जो होती है आपकी, जैसे हमारा स्टेडी स्टेट पे वैल्यू क्या होना चाहिए, 1, लेकिन वैल्यू हमें 1 प्राप्त नहीं हो रही है, 0.9999 प्राप्त हो रही है, ठीक है ना। सो 0.999 और जो 1 का डिफरेंस होगा उसको हम कहेंगे स्टेडी स्टेट एरर। एक्चुअली कंट्रोल सिस्टम में आपको बताया गया है बार बार, जो इनपुट होता है उसे हम डिजायर्ड आउटपुट भी कहते हैं। सो इनपुट इज डिजायर्ड आउटपुट। सो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें स्टेडी स्टेट एरर को ई डबल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, तो इसका एक्सप्रेशन होता है टाइम लिमिट t टाइम्स टू इंफिनिटी RT, RT क्या है, इनपुट सिग्नल, इनपुट सिग्नल माइनस आउटपुट, दिस वन, उसका इंफिनिटी पे लिमिट। RT क्यों लिया, RT है आपका इनपुट सिग्नल जो कि आपका UT है, और UT की वैल्यू क्या होती है, 1,
तो आपको मैं फिर बता देता हूँ कि जो भी इनपुट होता है वो डिजायर्ड आउटपुट होता है। मीन्स हम आउटपुट चाह रहे हैं आरटी, आरटी मीन्स यहाँ पर यूटी, यूटी मीन्स वन, वन हम चाह रहे हैं, लेकिन सीटी जो हमको प्राप्त हो रहा है, जो हमने कैलकुलेट किया, वो वन ना होके कुछ उससे कम या कुछ ज्यादा हो रहा है। तो हम उसका डिफरेंस ले लेते हैं, कब? एट टाइम टी टाइम्स टू इंफिनिटी। और उसके बाद जो भी कैलकुलेशन होके आती है उससे हमें स्टेडी स्टेट एरर प्राप्त हो जाती है। ओके स्टूडेंट, सो ये थे बेसिकली ट्रांजिएंट पैरामीटर ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम। आई होप ये आपको क्लियर हो गए होंगे फर्स्ट ऑर्डर से सेकंड ऑर्डर सिस्टम। और इसी लेक्चर के साथ आपका ये वाला चैप्टर फिनिश होता है, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर सिस्टम से जुड़े हुए टॉपिक्स थे। सो स्टूडेंट्स, आगे का टॉपिक्स जो है वो है कंट्रोलर्स, कंट्रोल सिस्टम्स के जो कंट्रोलर्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगली क्लास में मिलते हैं, और इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।